Welcome dear students. Physics Standard 12 Chapter number 1 Lecture number 4. Okay. आज का हमारा टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ना है. आज के लेक्चर के अंदर हम एक प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को कवर नहीं करेंगे. उसके लिए मैं पूरा एक अलग से वीडियो बना के रख दूंगा. तो आज के लिए जो भी पढ़ना है वो पूरा बोर्ड पे मैंने लिख दिया है, जिसे आप थियोरेटिकल टॉपिक है तो आप इजीली समझ सके. ओके. अब सबसे पहले व्हाट इज द पॉइंट चार्ज. व्हाट इज द पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि चार्ज क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड भी होता है. अगर मेरे पास एक सॉलिड सरफेस है तो इस सरफेस पे चार्ज क्या होगा, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहां पे देखिए, सबसे पहले अगर चार्ज किसी छोटे से पॉइंट पर ही है, ऐसे छोटे से पॉइंट पर चार्ज है, तो मैं इसको पॉइंट चार्ज बोल सकता हूं. पॉइंट चार्ज यानी चार्ज जिस पार्टिकल, जिस ऑब्जेक्ट, जिस बॉडी पे है, अगर वो बॉडी बहुत स्मॉल है तो उस बॉडी पर जो चार्ज है उसको मैं पॉइंट चार्ज बोल सकता हूं. बट अब मेरे सामने कैसे केसेस आएंगे, तो मेरे सामने ऐसे केसेस आएंगे कि सर एक स्फीयर है और पूरे स्फीयर पे क्या है, चार्जेस फैला हुआ है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोलेंगे. चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो जब इसको हम पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो प्रैक्टिकली हम नहीं कर सकते. इसको हम पॉइंट चार्ज नहीं बोल सकते. बट हम जिस चार्जेस की बात करते हैं, हम जिस चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन की बात करते हैं, सपोज मेरे पास एक चार्ज का पॉइंट है, यानी मेरे पास स्फीयर नंबर 1 है और इस स्फीयर पे जो चार्ज है वो मेरा Q1 चार्ज है. इस स्फीयर पे जो चार्ज है वो मेरा Q1 चार्ज है. ऐसा ही एक दूसरा स्फीयर मेरे पास है, यहां पर मेरे पास एक दूसरा स्फीयर है और इस दूसरे स्फीयर पर भी चार्ज का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे है और इस चार्ज की वैल्यू Q2 है. तो दोनों स्फीयर पे चार्ज प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड है. इन स्फीयर्स पे चार्ज पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव नहीं करता. बट बहुत इंपॉर्टेंट, बट इन दोनों स्फीयर के बीच का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, चार्ज Q1 एंड चार्ज Q2, दोनों चार्जेस के बीच का ये जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस एक चार्ज जिस बॉडी पे है उस बॉडी की साइज के कंपेयर में बहुत ज्यादा है. तो when distance between two charged bodies is very greater than compared to the size of the charged body, at that time this distribution of charge is also considered as the point charge. याद रखना, एक्चुअली ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, फिर भी हम इसको पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं. ऐसा कंसीडरेशन हमने 11 साइंस में किया था. हमारी जो अर्थ है वो बहुत बड़ी है, तो उस पर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपरली हुआ है, तो देयर इज अ मास डिस्ट्रीब्यूशन. अर्थ को हम एक पॉइंट नहीं बोल सकते. बट जब हम अर्थ एंड सन की बात करते हैं तो अर्थ एंड सन के बीच का डिस्टेंस जो है वो इतना बड़ा है कि उनके कंपेयर में साइज ऑफ द अर्थ एंड सन इज वेरी स्मॉल. तो व्हेन साइज ऑफ द बॉडीज आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम, एट दैट टाइम दैट बॉडीज आर कंसीडर्ड एज द पॉइंट बॉडीज and the charge on that body is considered as the point charge. ओके, ये एक बात आपको खास याद रखनी है, तो इसको बोलेंगे पॉइंट चार्ज. दूसरी बात, यहां पर हम इस चैप्टर के अंदर इनिशियली पॉइंट चार्ज भी पढ़ेंगे, उसके बाद चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ेंगे. ओके, चलो सेकंड पॉइंट, एडिटिविटी ऑफ चार्ज. चार्ज की एडिटिविटी सबसे पहले समझ लो. चार्ज क्या है, तो चार्ज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी. तो चार्ज इज द स्केलर क्वांटिटी. चार्ज इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी.
चार्ज इज द स्केलर क्वांटिटी। सर अगर स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर एडिशन और स्केलर सब्सट्रैक्शन के रूल यहां पे फॉलो होंगे। दूसरा, अब देखो टोटल चार्ज किसी बॉडी का कैसे निकालते हैं। तो ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, तो स्केलर के जैसे स्केलर एडिशन करके हम क्या निकालेंगे, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज की जगह आपको कहीं पे नेट चार्ज भी वर्ड मिल जाएगा। तो अब देखो सपोज ए एक हमारी बॉडी है, इस बॉडी पे कितने पॉइंट चार्जेस है। तो सपोज इस बॉडी पे यहां पे एक चार्ज Q1 है, यहां पे एक चार्ज Q2 है, यहां पे एक चार्ज Q3 है। तो इस बॉडी पे टोटल 3 चार्ज्ड पार्टिकल्स अवेलेबल है। पहले पार्टिकल के पास चार्ज Q1, दूसरे के पास चार्ज Q2, तीसरे के पास चार्ज Q3 है। तो अब ये जो पूरी बॉडी है, तो इस पूरी बॉडी पे टोटल चार्ज कितना होगा। तो अब इस पूरी बॉडी पे जो टोटल चार्ज मुझे चाहिए, तो Q इज द टोटल चार्ज ऑन दिस बॉडी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बॉडी पे जितने भी चार्जेस है सभी का सिंपल एडिशन करना पड़ेगा। तो एक सिंपल एडिशन करने से मुझे क्या मिलेगा, टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी मिल जाएगा। तो सिंपल एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी किसी भी बॉडी पर हमें नेट चार्ज चाहिए, टोटल चार्ज चाहिए, तो उस बॉडी पर जितने भी चार्ज्ड पार्टिकल्स है सभी चार्ज्ड पार्टिकल्स के चार्ज का क्या करना है, एडिशन करना है। सिंपल। कौन सा एडिशन, स्केलर एडिशन। दूसरी एक बात यहां पे ध्यान से, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू सिग्मा। मैथ्स के बच्चे हो आप सभी लोग, अगर मैथ्स के जो बच्चे हैं उनको पता है, बायोलॉजी वाले बच्चे को एक बात याद कर लेना है, 10th में पढ़ चुके हैं सिग्मा का मीनिंग क्या होता है, एडिशन। तो सिग्मा इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1 2 3, और यहां पे मैं लिख देता हूं QI। यहां 3 तक है तो QI, I की वैल्यू 1 से 3, और अगर यहां n तक होंगे तो Q1 से लेके Qn तक, तो I इज इक्वल टू 1 से n। तो इस शॉर्ट फॉर्म में भी हम एडिशन को लिख सकते हैं। दूसरा, अगर यहां पे एक और पॉसिबिलिटी है, कौन सी पॉसिबिलिटी है, अगर कोई चार्ज नेगेटिव है तो क्या करेंगे, अगर कोई चार्ज नेगेटिव है तो उसके लिए याद रखना उसकी साइन नेगेटिव लेंगे। तो उसके लिए यहां पे लिख देता है -Q4 -Q5। तो सिंपल, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q4 इज नेगेटिव, Q5 इज नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव चार्जेस है वो ऐड होंगे, नेगेटिव चार्जेस है वो माइनस होंगे। तो आपका टोटल चार्ज आपको पॉजिटिव भी मिल सकता है, नेगेटिव भी मिल सकता है। तो इसको बोलेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज। टेक्स्ट बुक के अंदर एक और एग्जांपल दिया है, मैंने Q1 Q2 Q3 लिया, उसकी जगह वहां पे 1 कूलम, 2 कूलम, -3 कूलम, -5 कूलम, उसके बाद सबका एडिशन किया। वो इजी है, पढ़ने से भी पता चल सकता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ओके, तो सिंपल एडिटिविटी ऑफ चार्ज इज क्लियर। ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सबसे इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझ लीजिए। अब तक आप कंजर्वेशन समझ चुके हैं। चलो सबसे पहले, या अब तक आपने कितने टाइप के कंजर्वेशन समझे हैं। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या होता है, कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। कंजर्वेशन का मीनिंग किसी को पता है? तो कंजर्वेशन का जो मीनिंग होता है, तो कंजर्वेशन का मीनिंग है जिसका भी कंजर्वेशन है, जिसका भी, किसका कंजर्वेशन है। सपोज बोलता हूं मास का कंजर्वेशन, तो मास का कंजर्वेशन, उसका मीनिंग मास, नया मास प्रोड्यूस नहीं होगा, जो मास है वो वैसा ही रहेगा, एंड टोटल मास ऑलवेज कांस्टेंट होगा। सेम वे एनर्जी का कंजर्वेशन, तो एनर्जी का कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, नई एनर्जी बनती नहीं है, जो एनर्जी अवेलेबल है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, सिर्फ उसका एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन होता है। ओके, इसको बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। रिपीट, एनर्जी नई प्रोड्यूस नहीं होती, जो एनर्जी अवेलेबल है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। सेकंड,
एनर्जी का एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में सिर्फ क्या होगा, कन्वर्जन होगा। क्लियर? ओके, आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा, पोटेंशियल काइनेटिक में एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी। आपके घर में अभी आप जहां पर बैठ के लेक्चर पढ़ रहे हो, वहां आपके घर के अंदर क्या है, तो आपके घर के अंदर बल्ब है। बल्ब चालू करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो बल्ब को कौन सी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, और उसमें से बल्ब हमको क्या देता है, लाइट एनर्जी देता है। एंड उसके साथ साथ बल्ब गर्म हो जाता है, तो बल्ब जब गर्म हो जाता है तो उसको बोलेंगे हीट एनर्जी। अभी इस टाइम आप मेरे इस वीडियो लेक्चर को विया मोबाइल या फिर आप लैपटॉप से पढ़ रहे हो, तो लैपटॉप एंड मोबाइल को चलाने के लिए बैटरी चाहिए। बैटरी के अंदर क्या है, तो बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी है। उस केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और उसी इलेक्ट्रिक एनर्जी में से आप हैंड्स फ्री से सुनते हो मेरी साउंड को, तो वो आपको कौन सी एनर्जी मिल गई, साउंड एनर्जी। उसके बाद आप स्क्रीन पे डिस्प्ले को देख सकते हो, लाइट एनर्जी से देख सकते हो। तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट कैन कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो सेम वे मोमेंटम के लिए क्या पढ़ा हुआ था, अगर किसी भी सिस्टम में अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, तो उस सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स है, सभी का टोटल मोमेंटम ऑलवेज सेम रहेगा। सभी पार्टिकल का मोमेंटम चेंज हो सकता है, बट पूरी सिस्टम का टोटल मोमेंटम सेम रहेगा। इसको बोला था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, 11th स्टैंडर्ड में हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो वैसे ही एक और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो अब आपको मीनिंग पता चल गया, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम विल नॉट बी चेंज, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम कैन नॉट बी चेंज, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम कैन नॉट बी चेंज। यानी हम जो भी सिस्टम लेंगे, उस सिस्टम का टोटल चार्ज कभी भी चेंज नहीं होगा। ओके, क्लियर? गेटिंग? चार्ज नया प्रोड्यूस भी नहीं किया जा सकता, जो है उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। क्लियर? चार्ज एक पॉइंट पर से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर होगा, और पूरी जो सिस्टम है, उस सिस्टम का टोटल चार्ज जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, कैन नॉट बी चेंज। ओके, अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखो क्या कहा है पहला स्टेप, टोटल चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम is always conserved. Total charge on isolated system is always conserved. अब यहां पे आपके लिए एक नया वर्ड है, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम हम किसको बोलेंगे, तो आइसोलेटेड सिस्टम का मीनिंग क्या है, देखो आइसोलेटेड सिस्टम किसके लिए, तो आइसोलेटेड सिस्टम फॉर द चार्ज, आइसोलेटेड सिस्टम फॉर चार्ज। तो इसका मीनिंग क्या है, हम एक ऐसी सिस्टम बनाते हैं, सपोज हमारे पास एक सिस्टम है, दिस इज द सिस्टम, ये एक सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम फॉर दी चार्ज। अभी आइसोलेटेड वर्ड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी यहां पे जिस टाइम पे मैं लेक्चर बना रहा हूं, कोरोना का बहुत बड़ा एटमॉस्फेयर है, मार्केट में बहुत कोरोना चल रहा है। तो अभी जिसको भी कोरोना, इवन मुझे भी कोरोना हुआ था, तो जब कोरोना होता है तो आप लोग क्या बोलते हो, आइसोलेट हो जाओ। आइसोलेट होना यानी मैं सपोज इस रूम के अंदर आइसोलेट हुआ हूं, तो अब हो क्या सकता है, परफेक्ट लाइव एग्जांपल देता हूं। इसके अंदर हो क्या सकता है, मुझे कोरोना हुआ था, मेरे साथ मेरे भाई को भी कोरोना हुआ था, तो हम दोनों कोरोना वाले पेशेंट थे। तो हम जिस रूम के अंदर आइसोलेट हुए थे, उसका मीनिंग हमारा रूम आइसोलेटेड किया गया है। तो उसका मीनिंग क्या है, इस रूम के अंदर कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता। तो इस रूम के अंदर बोलो क्या हो जाएगा, कोरोना वाला आदमी जो भी है, कोरोना जिसको हुआ है वो आ सकता है, बाहर जा सकता है, बट जिसको कोरोना नहीं हुआ वो नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। ओके, तो हम क्या हो चुके हैं, आइसोलेटेड हो चुके हैं। आइसोलेटेड हम हो चुके हैं, हम इस रूम से बाहर नहीं जाएंगे जब तक हमें कोरोना है तब तक।
यानी आइसोलेटेड होना, यानी पूरी बाहर की सिस्टम से उसको अलग कर देना। ओके, तो यहां पे आइसोलेटेड फॉर द चार्ज, तो आइसोलेटेड फॉर द चार्ज का मीनिंग ऐसा है कि अंदर से कोई चार्ज बाहर नहीं जाएगा, बाहर से कोई चार्ज अंदर नहीं आएगा। तो यहां पे सपोज इस बॉडी के अंदर मैंने 3 चार्जेस रख दिए, तो अब ये चार्जेस कभी भी बाहर नहीं जाएंगे, यानी हमने इन चार्जेस को पूरी दुनिया से आइसोलेट कर दिए, अलग कर दिए। ओके, तो इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम फॉर द चार्ज। आपकी टेक्स्ट बुक में आइसोलेटेड सिस्टम फॉर द चार्ज प्रॉपर नहीं दिया, ओल्ड बुक में था, मैं आपको समझा रहा हूं उसका प्रॉपर मीनिंग। आइसोलेटेड सिस्टम फॉर द चार्ज का मीनिंग होता है चार्ज जो है वो सिस्टम से बाहर नहीं जा सकता, बाहर से कोई चार्ज अंदर नहीं आ सकता, बट जिस पार्टिकल के पास चार्ज नहीं है वो सिस्टम के अंदर आ सकता है, बाहर जा सकता है। जिस पार्टिकल के अंदर चार्ज नहीं है वो अंदर आ सकता है, बाहर जा सकता है। हमने किसको आइसोलेट किया है? चार्ज को आइसोलेट किया, तो चार्ज अंदर नहीं जाएगा, बाहर भी नहीं आएगा। बोलो क्लियर? पर चार्ज के अलावा जो भी है वो आएगा। तो एक चार्ज के लिए आइसोलेटेड सिस्टम इस तरीके से डिफाइन की जाती है। सेकंड, आइसोलेटेड सिस्टम फॉर द स्टूडेंट। हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम फॉर द स्टूडेंट। सपोज हमारा क्लासरूम है, तो क्लास के अंदर 1 बजे फिजिक्स का लेक्चर है, 2 बजे केमिस्ट्री का है, 3 बजे मैथ्स का लेक्चर है। तो 1 o'clock से लेकर 4 o'clock तक आपका क्लासरूम आइसोलेटेड फॉर द स्टूडेंट, यानी 1 से 4 के बीच में जब 1 o'clock को लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद स्टूडेंट क्लास में से बाहर नहीं जा सकते, बाहर से कोई स्टूडेंट्स अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि हमने क्लासरूम को स्टूडेंट के लिए क्या कर दिया? आइसोलेट कर दिया। जितने भी बच्चे आ चुके हैं, बात खत्म, अब वो बाहर नहीं जा सकते, बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता। बट जो लोग स्टूडेंट्स नहीं है वो लोग आ सकता है, जैसे कि टीचर्स। मेरा लेक्चर खत्म हुआ, मेरे बाद केमिस्ट्री वाले सर आए, उसके बाद मैथ्स वाले सर आए, तो हम लोग लेक्चर खत्म करके अंदर बाहर आ सकते हैं, बिकॉज वी आर नॉट द स्टूडेंट्स। बट who are the students cannot be come outside or enter to the classroom because the classroom is isolated for the student. Getting? तो इसको क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम। तो चार्ज के लिए आइसोलेट की हुई जो सिस्टम है, ये आइसोलेट की हुई सिस्टम के अंदर चार्ज जो है वो टोटल चार्ज ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम विल नॉट बी चेंज एनी वे एनी टाइम। ओके, it is not possible to create or destroy net charge carried by any isolated system. Clear? किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर चार्ज कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ओके, कौन सा चार्ज? ध्यान रखना, कौन सा चार्ज? नेट चार्ज। सेकंड, चार्ज कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ऑफ द गिवन आइसोलेटेड सिस्टम। हमारी अगर कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर 2, 3, 4, 5 कितने भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, कितने भी बॉडीज हो सकती है। तो सपोज यहां पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ये मेरे पास है ग्लास रोड और ये है सिल्क मटेरियल। यहां ये आइसोलेटेड सिस्टम हो गई। इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर मेरे पास कितनी बॉडीज अवेलेबल है? 2 बॉडीज अवेलेबल है। बॉडी नंबर 1 ग्लास रॉड, बॉडी नंबर 2 सिल्क मटेरियल। क्या कहा है? चार्ज कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ऑफ द गिवन आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, यहां पे मेरे पास 2 बॉडीज अवेलेबल है। अभी देखो, इस टोटल आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है? 0। चलो, टोटल चार्ज कितना होगा? तो अभी यहां पे समझाया, टोटल चार्ज यानी जितनी भी बॉडीज है उन बॉडीज के सभी का टोटल चार्ज करना है, यानी सभी के चार्ज का एडिशन। ग्लास रोड पे अभी कितना चार्ज है सर? Q1 चार्ज। ओके, चलो, ग्लास रोड पे Q1 है और Q1 इज इक्वल टू 0। यहां पर Q2 है, Q2 इज इक्वल टू 0, यानी कि अभी ग्लास रोड न्यूट्रल है, सिल्क मटेरियल न्यूट्रल है। न्यूट्रल है उसका मीनिंग क्या हुआ? तो उसका मीनिंग उस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, यानी अब मेरा टोटल चार्ज होता है Q1 प्लस Q2, बोथ आर 0, बोथ आर न्यूट्रल इनिशियली। ओके, अब क्या होता है? दोनों के बीच में हम रब करते हैं, यानी कि रबिंग करते हैं। दोनों के बीच में रबिंग होता है,
यानी दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। अब इंटरेक्शन के बाद क्या होगा, तो इंटरेक्शन के बाद सिस्टम तो हमारा वही है और ये दोनों इसी सिस्टम के अंदर है। बाहर से कोई चार्ज अंदर नहीं आता, अंदर से कोई चार्ज बाहर नहीं जाता। तो होता क्या है, अब हमारा ये जो ग्लास रोड है और ये जो सिल्क मटेरियल है, तो हमने एज्यूम किया कि सपोज ग्लास रोड पर से इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं, सिल्क में। तो सपोज सिल्क पे 20 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए और इसने 20 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए। तो ग्लास रोड पर से 20 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए और इसने 20 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। तो अब क्या होगा, तो अब हमारा जो ग्लास रोड है उस पर का जो टोटल चार्ज होगा, आप सभी लोग समझ सकते हो अब तक किया है, अगर इसने 20 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो उस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। कितने पॉजिटिव, 20। तो इसका चार्ज होगा +20e और इसका जो चार्ज होगा वो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो -20e। अब बोलो पूरी सिस्टम का चार्ज हमें तो फाइंड करना है, तो इसको मैं Q1 डैश एंड Q2 डैश बोल देता हूं। नाउ टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम, बोलो कितना होगा। आइसोलेटेड सिस्टम में कितनी बॉडीज है, 2 बॉडीज है। दोनों बॉडी का टोटल करेंगे यानी हमें पूरी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज मिलेगा। हमारे पास 2 बॉडीज है, एक का चार्ज Q1 डैश, दूसरे का Q2 डैश। इसका है +20e, इसका है -20e। टोटल चार्ज विल बी 0। तो अब देखो हमने क्या किया, चार्ज के थ्रू आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जितनी भी बॉडीज है, अगर उन सभी बॉडीज के अंदर इंटरेक्शन करवाएंगे, सभी बॉडी एक दूसरे के साथ वर्क करेगी, कुछ भी करेगी, तो उन बॉडीज का पर्सनली चार्ज चेंज हो सकता है, बट सिस्टम का टोटल चार्ज तो 0 ही रहता है। सिस्टम का टोटल चार्ज तो 0 रहता है। तो ध्यान से समझिए, पहले ग्लास रॉड पे कोई चार्ज नहीं था, सिल्क मटेरियल पे कोई चार्ज नहीं था, यानी दोनों पर जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे। बट जब दोनों को रब किया, आफ्टर द रबिंग, ग्लास रोड ने 20 पॉजिटिव चार्ज गेन किया, इसने 20 नेगेटिव चार्ज गेन किया, यानी ग्लास रॉड पर से इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, तो ग्लास रॉड पर से इलेक्ट्रॉन सिल्क में चले गए। तो सिल्क विल बी चार्ज्ड बॉडी, ग्लास विल बी चार्ज्ड बॉडी। तो सिस्टम के अंदर जो बॉडीज है वो चार्ज्ड बॉडीज बन सकती है और वो अपना चार्ज रिमूव भी कर सकती है, गेन भी कर सकती है। बट पूरी सिस्टम का टोटल चार्ज देखो, पूरी सिस्टम का टोटल चार्ज क्या है, सिस्टम के अंदर जो भी है उन सभी के चार्ज का एडिशन। सिस्टम के अंदर कौन है, तो सिस्टम के अंदर ग्लास रोड एंड सिल्क, दोनों के चार्ज का एडिशन करो 0। इंटरेक्शन से पहले भी 0 था, इंटरेक्शन के बाद भी 0 है। तो it cannot possible to create or destroy net charge carried by any isolated system. Net charge of the isolated system 0 0, यानी कि total charge, net charge isolated system always conserved, always constant. Conserved means constant, there will be no change. Okay, अब आपको concept समझ में आ गया। Okay, ये देखो, charge can transfer from one body to another. Okay, glass material से सिल्क और सिल्क पर से ग्लास, दोनों के बीच में चार्ज क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। ओके, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो बॉडीज है उनके बीच में चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, बट एक बॉडी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर और दूसरी बॉडी आइसोलेटेड सिस्टम के बाहर होगी तो उन दोनों के बीच में कभी भी चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। ओके, व्हेन वी रब टू बॉडीज, व्हाट वन बॉडी गेन्स इन चार्ज द अदर बॉडी लॉस। ओके, बोलो इसने गेन किया, इसने लॉस किया, दोनों ने गेन एंड लॉस जो किया वो सेम चार्ज किया। जिस बॉडी ने चार्ज रिमूव किया उतना ही चार्ज दूसरी बॉडी ने गेन किया होगा, पर दोनों ने जो गेन किया लॉस किया दोनों चार्ज अपोजिट टाइप के होंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज द ग्लोबल प्रोसेस। जैसे एनर्जी ऑफ द चार्ज ग्लोबल है, मोमेंटम ऑफ द चार्ज ग्लोबल है, उसी तरीके से conservation of charge is the global process. Within an isolated system consisting of many charged bodies, यहाँ पे 1 2
उससे ज्यादा भी चार्ज बॉडीज हो सकती है। तो आइसोलेटेड सिस्टम मोर देन वन बॉडी से भी बनी हो सकती है। तो व्हेन आइसोलेटेड सिस्टम विल बी मेड बाय मोर देन वन और टू बॉडीज, व्हाट्स हैपन ड्यू टू इंटरेक्शन अमंग देम। जैसे यहाँ रबिंग प्रोसेस से ग्लास मटेरियल एंड सिल्क के बीच में इंटरेक्शन करवाया, तो ड्यू टू इंटरेक्शन अमंग देम चार्जेस में रीडिस्ट्रीब्यूटेड बट रिमेन्स कांस्टेंट। बोलो, यहाँ टोटल चार्ज 0 था, इसका मीनिंग सपोज जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो यहां देखो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया। ओके, तो यहां कहने का मीनिंग क्या है, व्हेन देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन देयर बॉडीज व्हिच आर इनसाइड द आइसोलेटेड सिस्टम। तो व्हेन इंटरेक्शन बिटवीन द बॉडीज व्हिच आर इन द आइसोलेटेड सिस्टम, व्हाट्स हैपन, द रीडिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ चार्ज, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, बट टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। चार्जेस में रीडिस्ट्रीब्यूटेड बट रिमेन्स कांस्टेंट। पहले भी टोटल चार्ज 0 था, उसके बाद भी टोटल चार्ज 0 है। क्लियर? उसके बाद चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स में बी क्रिएटेड, बहुत ध्यान से, चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स में बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन आइसोलेटेड सिस्टम, बट नेट चार्जेस ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या कहा है, चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स को आप आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, बट टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम को कभी भी डिस्ट्रॉय या नहीं, क्या प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ओके, तो ध्यान से पढ़ो, इसको मैं निकाल देता हूं। ओके, अब ध्यान से देखना, लास्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या कहा है, चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स में बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन द आइसोलेटेड सिस्टम, बट नेट चार्ज ऑफ दिस सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज कांस्टेंट रहेगा। नेट चार्ज कभी भी प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, बट चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स को हम क्रिएट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखो, आगे जाके हम न्यूक्लियस चैप्टर पढ़ेंगे 12th साइंस में। न्यूक्लियस चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर होगा क्या, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक न्यूट्रॉन नाम का पार्टिकल है। न्यूट्रॉन नाम का पार्टिकल है, वो डिवाइड हो जाएगा, यानी न्यूट्रॉन जो है वो टूट जाएगा, न्यूट्रॉन का डिसइंटीग्रेशन होगा, न्यूट्रॉन टूट जाएगा। जब न्यूट्रॉन नाम का पार्टिकल टूटेगा, न्यूट्रॉन नाम का पार्टिकल टूटेगा, तो होगा क्या, वो एक प्रोटॉन बनाएगा और वो एक इलेक्ट्रॉन बनाएगा। प्रोटॉन की साइन है +1 1, इलेक्ट्रॉन की साइन है -1 0, और न्यूट्रॉन को लिखने की साइन ऐसी है। सर ऐसे क्यों लिखते हैं वो अभी नहीं समझा रहा, जब न्यूक्लियस चैप्टर आएगा तब ऐसी साइन हम लिखेंगे, बट अभी देखो पूरी सिस्टम समझो। सपोज मेरे पास एक सिस्टम है, ये मेरा एक न्यूक्लियस है। क्या है मेरा एक न्यूक्लियस, कौन सा न्यूक्लियस, सपोज हम जो कोई भी एक न्यूक्लियस ले लेते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर 72 प्रोटॉन्स है और सपोज यहां पे 100 न्यूट्रॉन्स है, यानी 72 प्रोटॉन्स है। तो इस न्यूक्लियस का टोटल चार्ज कितना, तो इस न्यूक्लियस का टोटल चार्ज जो है वो 72E जितना है, +72। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन्स है, कितने प्रोटॉन्स है 72, एक प्रोटॉन का चार्ज कितना है E। सर न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। अब होगा क्या, ये जो 100 न्यूट्रॉन्स है उसमें से एक न्यूट्रॉन टूट जाएगा। अब एक न्यूट्रॉन यहां से टूट गया तो हुआ क्या, अब 99 न्यूट्रॉन्स बाकी रहे। अब जो न्यूट्रॉन टूटा, वो न्यूट्रॉन टूटने के बाद क्या करता है, तो वो न्यूट्रॉन टूटने के बाद क्या करता है, तो एक प्रोटॉन बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन बनाता है। तो देखो ये तो हमारी आइसोलेटेड सिस्टम है, ये हमारी आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आइसोलेटेड सिस्टम है तो क्या होगा, सिस्टम से बाहर और सिस्टम से अंदर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं आ सकता। तो ये जो न्यूट्रॉन के टूटने से प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बने वो सिस्टम से बाहर नहीं आएंगे। अब देखो प्रोटॉन है तो अब आप क्या बोलेंगे, 72 प्रोटॉन